नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह हमारी कहानी अनोखा सफ़र का तीसरा भाग होने वाला है। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे दीप एक आवाज़ का पीछा करते करते एक पुरानी सी दिखने वाली फैक्ट्री में घुस जाता है, लेकिन उस फैक्ट्री में उसे कोई नहीं दिखता और तभी वो अपने प्रेक्षकों के साथ लाइव था। लेकिन जो चीज़ वो नहीं देख पा रहा था, वो उसके प्रेक्षक लाइव देख पा रहे थे। जैसे ही वो उस फैक्ट्री से बाहर आया, प्रेक्षकों ने कहा कि उधर कुछ लोग थे जो तुम्हें घूर रहे थे, तुमने उनसे बात क्यों नहीं की? और तभी दीप ने कहा कि नहीं, उधर कोई भी नहीं था, मैंने आपको बताया तो था। लेकिन किसी ने उसकी लाइव कॉल की जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी वो उसे जब भेजी, तब उसने देखा कि सचमुच उसके आजू बाजू में बहुत सारे लोग थे जो कि उसे देखे जा रहे थे, लेकिन वो लोग उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। इसका मतलब वो किसी भूत से बच के आया था और तभी उसे पता चला कि वो अब ऐसी जगह पे फंस चुका है जहाँ आत्माएं खुले घूमती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसके आगे क्या होने वाला है। ये सोचकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। प्रेक्षकों से बात करते करते वो अब रोने लगा था। उसने बस प्रेक्षकों से कहा कि आप ऑनलाइन रहिए, क्योंकि आप ही अब मेरा धैर्य है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन चले गए या फिर मेरी बैटरी कोई डेड हो गई और मेरा ये कैमरा बंद हो गया, तो लगता नहीं मैं यहाँ ज़्यादा दिन जिंदा रह पाऊँगा। फिर भी प्रेक्षकों से जैसे तैसे करके दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे और वो उस जंगल में अकेला उनसे बात कर रहा था। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे की कहानी सुनते हैं। प्रेक्षकों ने दीप को जैसे तैसे समझाया और उसको जैसे जैसे करके शांत किया। वो थोड़ा शांत हो गया। तब उसे महसूस हुआ कि वो कितनी देर से भाग रहा था और कल रात से उसने कुछ खाया भी नहीं था। अब उसे थोड़ी बहुत भूख भी लगने लगी थी। उसने प्रेक्षकों से कहा, दोस्तों, मैं बहुत थक गया हूँ, अब चलने की मुझ में हिम्मत भी नहीं है। ऐसा कहकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पानी पिया, क्योंकि वो पानी बचा बचा कर पी रहा था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि इस जंगल में और कितने दिन रहना पड़ेगा। इसके लिए वो उस स्टेशन से बाहर निकलते समय सिर्फ एक ही बोतल अपने साथ लेके आया था और बाकी की 2-3 बोतलें उसके बाकी के सामान में थी। लेकिन क्योंकि वो एक दूर दराज के एरिया में डॉक्यूमेंट्री करने के लिए जा रहा था, इसलिए उसने अपने खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त किया हुआ था। उसने कुछ सूखा खाना, इसका मतलब चिवड़ा, चकली, वेफर्स, ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने साथ ली हुई थी। और स्टेशन से बाहर निकलते वक्त उसके बैग में 1-2 चिवड़े के पैकेट भी थे। उसने कहा, दोस्तों, अभी मुझे बहुत भूख लगी रही है, मुझे लगता है मुझे कुछ खा लेना चाहिए। इसलिए उसने अपने बैग से चिवड़े का पैकेट निकाला और वो चिवड़ा खाने लगा। थोड़ी देर बाद खाने के बाद उसका पेट भर गया और उसने आधा पैकेट वापस अपने बैग में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया और वही शांति से बैठ गया और प्रेक्षकों के साथ वापस बात करने लगा। लेकिन उसने प्रेक्षकों से कहा, दोस्तों, अब मुझे बहुत बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। ऐसा कह के उसने कैमरा बंद किया और थोड़ी देर बाद शांति से उधर बैठ गया। लेकिन इतना थके होने के कारण उसकी आँख लग गई। कुछ 15 या 20 मिनट ही हुए होंगे उसकी आँख लग के, तब उसे कुछ अजीब आवाज़ सुनाई दी। कहीं पे ढोल नगाड़े बज रहे हो, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उसने तुरंत कैमरा चालू किया। उसके प्रेक्षक तो उसके लिए वेट कर ही रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि अब आगे दीप के साथ क्या हुआ है। एक्साइटमेंट के साथ उन्हें दीप की फिक्र भी सता रही थी। जैसे उसने कैमरा चालू किया, उसके प्रेक्षक ऑनलाइन आ गए और उसने थोड़ी देर चुप रहा और वो आवाज़ प्रेक्षकों को भी सुनने का मौका दिया। प्रेक्षकों ने कहा, दीप, ये सब क्या है? कौन सी आवाज़ है ये? कहीं पे कुछ जश्न हो रहा है क्या? और ये नगाड़े जैसी आवाज़ कैसे आ रही है? उसने कहा, दोस्तों, मुझे भी नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले ये आवाज़ चालू हुई और ऐसा लग रहा है कहीं पे कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा हो, ऐसे कोई नगाड़े बजा रहा है। लेकिन इस बार कहीं भी जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मुझे नहीं पता अब ये जगह और कौन से रंग दिखाएगी और ये मेरे सामने क्या लेके आएगी। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। प्रेक्षकों ने कहा, वो सब सही है दीप, लेकिन तुम्हें यहाँ से बाहर भी तो निकलना है। क्या पता इस बार सचमुच कोई इंसान मिल जाए और ढोल नगाड़े कोई भूत क्यों बजाएगा। इससे अच्छा देखो, कोई बस्ती वस्ती हो, कोई आदिवासी लोग हो जो ये सब कर रहे हो, तो इससे अच्छा तुम उस नगाड़े के आवाज़ के पीछे चले जाओ और हम तो तुम्हारे साथ है ही। दीप ने कहा, वो भी ठीक है, शायद मुझे उस आवाज़ के पीछे जाना चाहिए। ऐसा कहकर
वो जगह से उठा और आगे बढ़ने लगा। दीप उस आवाज़ का पीछा कर ही रहा था, लेकिन वो जितना चल रहा था आवाज़ उतनी दूर जाती हुई उसे महसूस हो रही थी, क्योंकि उसे चलते चलते अभी कम से कम 1 या 2 घंटे हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अभी तक वो उस आवाज़ के जगह पर नहीं पहुंचा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सचमुच कोई आवाज़ आ रही है या कोई छलावा चल रहा है। वो सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वो उस बस्ती तक पहुंच जाए जहाँ से ये आवाज़ आ रही है, तो शायद उसे कुछ इंसान दिखने को मिल जाए। और वो जैसे जैसे चल रहा था उसने देखा कि सामने कोई एक इंसान चल रहा था। वो किसी एक किसान की तरह दिख रहा था। उसके बदन पर एक कमीज़ थी और उसने एक धोती पहनी हुई थी और सर के ऊपर गमछा लपटा हुआ था। उसके कपड़े थोड़े से मैले हुए थे, जैसे कि वो अभी कहीं मिट्टी में काम करके आया हो, किसी खेत में काम करके आया हो और कहीं पे जा रहा हो। जैसे ही उसको वो आदमी दिखा उसको थोड़ा सा धीरज आया। उसने उस आदमी को आवाज़ लगाई, लेकिन उस आदमी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो थोड़ी सी दूरी पे था। उसने सोचा कि शायद उस आदमी ने सुना नहीं होगा ठीक से, इसके लिए वो जल्दी जल्दी उस आदमी के पास गया और उसको वापस पीछे से आवाज़ लगाई। इस बार भी उस आदमी ने नहीं देखा। आखिर वो गया और उसके कंधे पे हाथ रखा। वो आदमी वहीं रुक गया और उसकी तरफ देखा। उसने पूछा, मुझे ये बताइए ये जगह कौन सी है, हम कहाँ है, और ये नगाड़ों की आवाज़ जहाँ से आ रही है वो जगह कहाँ है और कितनी दूर चलना पड़ेगा। वो आदमी बस उसे एक साथ देखे देखे जा रहा था। वो कुछ बात नहीं कर रहा था। उसने कहा, आपको समझ में आ रहा है, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, मैं क्या बात कर रहा हूँ? क्या आपको कोई अलग भाषा समझ में आती है? उसने पूरी कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन वो आदमी उसको एक टक देखे जा रहा था। और तभी उस आदमी की आंखें पूरी तरह से बड़ी हो गई और वो एकदम उसके चेहरे पे अचानक एक डर दिखने लगा। उसने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ, आप किस चीज़ से डर रहे हो? वो आदमी एक दिशा में कंटिन्यूसली देखे जा रहा था। जैसे ही दीप ने उस दिशा में देखा, उसने देखा कि सामने एक शेर खड़ा हुआ है। ये देखकर दीप की हालत खराब हो गई। अब क्या होगा? और वो शेर धीरे धीरे करके उनके पास आ रहा था। दीप ने सोचा कि अगर वो इधर से भागेगा तो शेर इस आदमी को छोड़ के पहले उसे ही खा जाएगा। इसलिए वो उस शेर की तरफ देखे जा रहा था। वो धीरे 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 एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते बाजू में हटने की कोशिश कर रहा था और वो आदमी बस उससे डर रहा था। वो न जगह से हिल रहा था न कुछ कर रहा था। दीप ने सोचा कि ये कोई आदिवासी है तो इसको पता है कि ऐसे जानवर से डील कैसे करनी है। शायद एक जगह खड़े रहने में ही समझदारी होगी, इसके लिए वो एक ही जगह पे खड़े रह रहा है। लेकिन दीप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शेर के सामने खड़ा हो जाए। इसलिए वो धीरे धीरे करके एक एक कदम साइड बाय साइड बढ़ाते जा रहा था। उसने सोचा कि शेर के ये ध्यान में नहीं आएगा। बस वो शेर की आंखों में देखता रहा और शेर भी उन दोनों की तरफ देख रहा था। लेकिन दीप ने ध्यान से देखा कि शेर उसको देख ही नहीं रहा है। शेर बस उस दूसरे आदमी को देख रहा है। दीप ने यही मौका देखा और धीरे से एक पत्थर के पास चला गया, एक बड़ा सा पत्थर, और उस पत्थर के पीछे जाके छुप गया और बस वो उस पत्थर के पीछे से झांक के देख रहा था। वो आदमी अभी भी डर रहा था और वो शेर उसके पास आए जा रहा था। अब दीप को समझ में आया कि इस शेर ने दीप को तो नोटिस किया ही नहीं था, बस वो आदमी की तरफ ही देख रहा था। और एकदम से शेर ने छलांग लगाई और उस आदमी की गर्दन पकड़ दी और उस आदमी की जोर से चीख निकल गई और शेर ने उसकी गर्दन वही उखाड़ दी। दीप से ये देखा नहीं गया। बस दीप उस पत्थर के पीछे छुप गया और वो अब बुरी तरह से कांप रहा था। 5-10 मिनट हुए होंगे, दीप की बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दीप ने सोचा अब जब शेर उसे खा चुका होगा या फिर उसे मार चुका होगा तो शायद शेर अभी मेरी तरफ बढ़ रहा होगा, इसलिए दीप बाहर देखना ही नहीं चाहता था। फिर भी कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई। तब उसने धीरे से पत्थर से झांक के देखा, लेकिन जो उसने देखा वो देख के वो हैरान हो गया। वहाँ तो कोई भी नहीं था। मतलब ना शेर था ना वो आदमी था। उसे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। बस जिस जगह पे वो आदमी खड़ा था उस जगह को बार बार देखे जा रहा था। वो कोई तो निशान देखने की कोशिश कर रहा था जिससे समझ में आए कि वो आदमी को शेर लेके गया या फिर क्या हुआ, या फिर वो शेर कहीं गायब हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया था। उस आदमी को घसीटने के भी कोई निशान नहीं दिख रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद, मतलब कम से कम आधे घंटे तक, दीप उस पत्थर के पीछे ही छुपा रहा और उस पत्थर के पीछे से देख रहा था कि उसे कुछ तो समझ में है कि वो दोनों गए कहाँ। वो शेर उस आदमी को लेके कहीं कहाँ चला गया। दीप ने आजू बाजू के पेड़ पर भी देखने की कोशिश की, लेकिन उसे पेड़ पर भी शेर नहीं दिखा। जब उसकी पूरी तसल्ली हो गई कि आसपास अभी शेर नहीं है, पता नहीं उस आदमी का उसने क्या किया,
लेकिन अगर आसपास शेर नहीं है तो बेहतर है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। बस दीप ने मौका देखा और आधे पौने घंटे बाद वो उधर से निकल गया और बार बार वो चारों तरफ देखे जा रहा था कि आसपास कोई शेर है तो नहीं। सेफ्टी के लिए उसने बाजू में पड़ी एक लकड़ी उठा ली ताकि अगर शेर वगैरह आए तो कुछ तो डिफेंस करने का मौका मिले। बस वो डरते डरते आसपास देखते देखते आगे बढ़ रहा था। अब उस नगाड़े की आवाज़ दूर जाने की वजह अब वो तेज़ होती जा रही थी। इसका मतलब था कि अब वो उस आवाज़ के करीब पहुंच रहा है। और जब वो आवाज़ एकदम से बढ़ने लगी तब उसे समझ में आया कि अब वो उस बस्ती के या फिर उस गांव के करीब आ गया है। और एक जगह आकर वो घना जंगल थोड़ा सा ख़त्म होने लगा और उसने देखा कि दूर कहीं उसे एक छोटा सा गांव दिख रहा है, छोटे छोटे घर दिख रहे हैं। बस वो जल्दी जल्दी से वहां पहुंचना चाहता था। तेजी से उधर बढ़ने लगा और उस गांव के नज़दीक पहुंच गया। दीप जैसे ही उस गांव के नज़दीक पहुंचा उसने देखा कि वो सचमुच कोई आदिवासी गांव लग रहा था, क्योंकि वो इतना छोटा गांव था कि उसके अंदर जितनी भी झोंपड़ियाँ है वो एक नज़र में देख पा रहा था। वो गांव कुछ ऐसा था, चारों तरफ पेड़ की टहनियाँ, छोटी मोटी लकड़ियाँ, इससे एक दीवार बनाई गई थी जो किसी फेंसिंग टाइप दिख रही थी। और वो लकड़ियाँ भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 4 या 5 फीट ऊंची होंगी। एक लकड़ी की कमान बनाई गई थी और उसके अंदर से देखने पर दिख रहा था कि घास और लकड़ी से बनाई हुई छोटी छोटी झोपड़ियाँ थी। और उस झोपड़ी में एक एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग रह सकते, इतनी इतनी छोटी झोपड़ियाँ थी। और ऊंचाई में भी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 फीट ऊंची थी। लेकिन इस बार दीप की गांव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उससे अब तक बहुत बुरे बुरे अनुभव आए हुए थे। दीप ने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहाँ दीवार के पीछे छुप के देखता हूँ कि गांव के अंदर क्या हो रहा है। तभी अगर तसल्ली होगी कि सब कुछ ठीक है और मैं यहाँ सेफ रहूँगा, तभी मैं अंदर जाने की सोचूंगा। दीप उस लकड़ी की दीवार के पीछे छुप गया। उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ा जश्न हो रहा था। एक जगह एक सिंहासन बना हुआ था जो पूरी तरह से लकड़ी का था, जो पहले की तरह ही किसी पेड़ की लकड़ी से और टहनियों से बनाया गया हुआ था। उसने देखा कि उस कुर्सी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ था जिसने जिसने पूरे कपड़े तो नहीं पहने थे, बस कमर ढकी हुई थी और गले में कुछ आभूषण आभूषण जैसा पहना हुआ था, जो नॉर्मली शंख या फिर चमकीले पत्थरों से बना हुआ था, जो इस जंगल में आराम से मिलते होंगे या फिर किसी नदी किनारे वो शंख आराम से मिलते होंगे। अपने पूरे बदन पे भेड़िए की खाल ओढ़ी हुई थी और उस भेड़िए का मुंह उसने अपने सर के ऊपर रखा हुआ था, जिससे ये मालूम हो रहा था कि वो या तो उस कबीले का राजा है या फिर कोई बहुत बड़ा आदमी है। और उसके इर्द गिर्द उस गांव के बाकी लोग थे। बाकी लोग मतलब मर्द, बच्चे और औरतें। मर्दों ने भी वैसा ही लिबास पहना था, मतलब सिर्फ कमर ढकी हुई थी। गले में कुछ शंख पिंग लटके हुए थे जो वो शायद आभूषण की तरह ही पहनते होंगे। बच्चों ने बस कमर ढकने के लिए कुछ पत्ते वत्ते पहने हुए थे और औरतों ने भी कमर ढकी हुई थी पत्तों से, घास फूस से। और गले में उनके भी आभूषण थे, लेकिन वो आभूषण इतने मोटे और इतने घने थे जिससे कि उनकी छाती ढक सके। और उन्होंने ऊपर कुछ नहीं पहना था, लेकिन औरतों ने सर के ऊपर कुछ पत्तों से और टीनियों से बना हुआ कुछ आभूषण की तरह पहना था, जो किसी प्रिंसेस के क्राउन जैसा लग रहा था। और उस सब सब औरतों ने पहना हुआ था। और वो सिंहासन पर बैठा हुआ राजा बस उन सब की तरफ देखे जा रहा था। एक कोने में एक आदमी नगाड़ा बजा रहा था और वो सब लोग घेरा बना के उस राजा के इर्द गिर्द नाच रहे थे। पता नहीं किस बात का जश्न हो रहा था, लेकिन कोई तो बहुत बड़ा जश्न चल तो रहा था। बहुत देर तक दीप वो देख रहा था, उसे कुछ भी संदिग्ध दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि ये सचमुच के इंसान ही लग रहे। मैं ऐसा करता हूँ, मैं अंदर चला जाता हूँ। और जैसे ही वो जगह से उठकर उस कमल से अंदर जाने वाला था, उसने कुछ बहुत ज़ोर से आवाज़ें सुनी। ऐसी आवाज़ें जैसे कोई उस गांव की तरफ दौड़ा चला आ रहा हो, बहुत बड़ी भीड़ दौड़ी चली आ रही हो।
वो वापस उस दीवार के पीछे छुप गया और उसने देखा कि बहुत सारे लोग हाथ में भाला वगैरह लेकर उस दीवार को फांद के उस गांव के अंदर आ रहे थे, लेकिन वो दूसरी तरफ से आ रहे थे। इसके लिए दीप यहाँ पे सुरक्षित था। वो देख रहा था। उसने देखा कि वो जो लोग हैं वो भी किसी दूसरे कबीले के आदिवासी लग रहे थे। उन्होंने भी ऐसे ही कपड़े पहने थे इनके जैसे, लेकिन उनके हाथ में भाला और कुछ छोटे मोटे पत्थर जैसे हथियार थे। और उन लोगों ने दीवार फांद कर गांव के अंदर प्रवेश किया। और जैसे उन्होंने प्रवेश किया, वो राजा जो सिंहासन पे बैठा हुआ था वो अपनी जगह से उठ गया। वो सब लोग डर गए और डर के मारे भगदड़ शुरू हो गई। और जो लोग उनके ऊपर आक्रमण करने आए थे उनके हाथ में रस्सी से बंधे हुए कुछ भेड़िए थे, कुछ लकड़बग्गे थे, जो वो लोग कुत्तों की तरह उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और उन्हीं लकड़बग्गों से और भेड़ियों से उस गांव के औरतों को, बच्चों को और आदमियों को उनसे कटवा रहे थे। और वो लकड़बग्गे और भेड़िए उधर के लोगों को बुरी तरह से काट कर खा रहे थे। और बाकी के जो आदमी थे वो अपने हथियारों से उन लोगों को मार रहे थे। ये सब देखकर दीप बुरी तरह से डर गया। उसे समझ नहीं आया ये अचानक से क्या हो गया। अभी तो इतनी देर से इधर जश्न चल रहा था, ये लोग कहाँ से आ गए। और उसने इतना खून खराबा देखा, उसको अभी ये सहन नहीं हो रहा था। और वो उसकी चीख निकलने वाली थी। वो जैसे ही जोर से चीखने वाला था वैसे ही किसी ने उसका मुंह पकड़ा और जोर से दबाया और कहा, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, चिल्लाना मत, वो जिंदा इंसान नहीं है, चिल्लाना मत। ऐसा उसके पीछे से कोई उसे बोल रहा था जिसने उसका मुंह दबाया था। दीप पीछे देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि जिसने उसका मुंह पकड़ा था उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। और दीप वैसे ही बिना हिले डुले वैसे ही शांत रहा। और जो उसने सामने देखा वो देखकर वो बुरी तरह से डर गया। वो जो भगदड़ मच रही थी, जो भगदड़ चल रही थी, वो देखते देखते ख़त्म हो गई। वो सब लोग देखते देखते शांत हो गए और सब लोग काले धुएं में बदल गए। और वो सब लोग धुआं बन के हवा में कहीं गायब हो गए। ये देखकर दीप के पसीने छूटने लगे। और जैसे ही वो लोग धुआं बनकर हवा में गायब हो गए, वैसे ही जिसने उसका मुंह पकड़ा था उसने उसका मुंह छोड़ दिया। और दीप ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई एक अघोरी जैसा और कोई साधु जैसा दिखने वाला एक आदमी दिखा। दीप उस आदमी को देखकर भी डर गया। उस आदमी ने कहा, डरो मत, डरो मत, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारी तरह इंसान हूँ, डरना मत, मैं उनकी तरह प्रेत नहीं हूँ। क्या? दीप ने कहा, प्रेत मतलब? और आप जिंदा हो मतलब? उस आदमी ने कहा, तुम पहले शांत हो जाओ। उस इंसान के पास एक झोली थी, उस झोली में पानी की बोतल थी। उसने पानी की बोतल उसको ऑफर की। उसने कहा, नहीं ठीक है, मेरे पास है। ऐसा कहकर दीप ने अपनी पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पी लिया। उस आदमी ने कहा, डरो मत और थोड़ा पानी पी लो, तुम बहुत पसीने से लथपथ हो गए हो। दीप ने और थोड़ा पानी पिया और बोतल वापस रख दी। उस इंसान ने दीप को पूरी तरह से शांत होने का मौका दिया। उसने कहा कि डरना मत, मैं एक इंसान हूँ, मैं उनकी तरह प्रेत नहीं हूँ। दीप ने कहा, प्रेत मतलब? उसने कहा, देखो बच्चे, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ छुपे हुए देखा मैं समझ गया कि तुम इन लोगों की तरह आत्मा तो नहीं हो, तुम ज़रूर कोई जिंदा इंसान हो। इसके लिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। जब मैंने तुम्हें छुआ तब मैं कंफर्म हो गया कि तुम कोई इंसान ही हो। इसके लिए मैंने तुम्हारा मुंह जोर से बंद कर दिया, क्योंकि अगर उन आत्माओं को जरा से भी भनक लग जाती कि आसपास कोई जिंदा इंसान है तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। दीप ने कहा, आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस इंसान ने कहा कि ये हमारी दुनिया नहीं है, ये मृत्यु के बाद दिखने वाला एक तरह का मृत्युलोक है। मृत्युलोक मतलब? दीप ने जो सुना उसे समझ ही नहीं आया। अचंभित होकर उस आदमी की तरफ देखने लगा। उस आदमी ने कहा, कुछ लोग जिनकी अकस्मात मौत हो जाती है किसी एक्सीडेंट में या फिर कोई उनका खून कर देता है, तब उन लोगों को शांति नहीं मिल पाती और फिर वो इस दुनिया में आकर फंस जाते हैं। दीप ने कहा, अगर ये आप जैसा बोल रहे हो ये मृत्युलोक है तो फिर आपने तो कहा कि आप जिंदा हो, फिर आप इधर कैसे आ गए? उस इंसान ने कहा, मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मैंने ऐसी ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त की हुई है कि मैं इस मृत्युलोक में
और हमारी दुनिया में आराम से आ जा सकता हूँ। मैं अक्सर यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने जब तुम्हें देखा तब मैं समझ गया था कि तुम कोई जिंदा इंसान हो और गलती से यहाँ पे आ गए हो। अब दीप पूरी तरह से डर गया। दीप ने अपना कैमरा भी बंद कर दिया और प्रेक्षकों के कमेंट आ ही रहे थे, क्या हुआ दीप, तुम्हारे पीछे कौन था। लेकिन दीप ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने अब जो सुना था उसको पक्का यकीन हो गया था कि वो नॉर्मल दुनिया में नहीं है। इसलिए उसने अपना कैमरा बंद कर दिया और मोबाइल अपनी जेब में रख दिया। उसने पूछा, आप मुझे ठीक से बताओ ये सब क्या है। उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम आशुतोष भट्टाचार्य है। मैं एक वैज्ञानिक था। विज्ञान के साथ साथ मुझे हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ने की भी बहुत रुचि थी। इसके लिए मैं कई साल से धर्म ग्रंथ पढ़ रहा था और धर्म ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मैं उसमें रुचि लेने लगा, इतनी रुचि लेने लगा कि और अंदर घुसते चला गया। मैंने हर तरह की धर्म के ऊपर की किताबें पढ़ी। साधु संत कौन है, वो कैसे जीते, सबका अभ्यास किया। अघोरी क्या होते, वो कैसे जीते, सबका अभ्यास किया। बाद में मुझे पता चला कि इन सब का ध्यान करने से सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए मैंने पहले एक गुरु ढूंढा और उनके मार्गदर्शन से कुछ सिद्धियाँ प्राप्त की। उसमें से ही ये एक सिद्धि है कि मैं इस ऐसी दुनिया में आ जा सकता हूँ। उसने कहा कि मैं एक वैज्ञानिक था। इसके लिए मुझे ये सब समझने में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखा करता था। इसके लिए उसके पीछे का लॉजिक पहले जानकर बाद में उसमें उतर जाया करता था। मैंने हमारे धर्म का लॉजिक जान लिया था, इसके लिए मैं उसे आराम से सिद्ध कर पाया। दीप ने कहा, मतलब आप वापस हमारी दुनिया में जा सकते हो। उसने कहा हाँ, और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि तुम शायद यहाँ गलती से आ गए हो। उसने कहा हाँ, मुझे नहीं पता, मैं एक ट्रेन में चढ़ गया और वो ट्रेन कौन सी थी पता नहीं, लेकिन मैं मेरे प्रेक्षकों के साथ लाइव था। उन्होंने कहा कि मैं जिस ट्रेन में चढ़ा हूँ उस ट्रेन का तो एक्सीडेंट हो चुका है। फिर मैं उस ट्रेन में कैसे बैठा मुझे नहीं पता, लेकिन वो ट्रेन ऐसे ऐसे स्टेशन से जा रही थी जो सब स्टेशन खाली थे, पूरे तरह अंधेरे में थे और मुझे बहुत डर लगा। इसके लिए मैं एक स्टेशन पे उतर गया। फिर उस साधु ने कहा ठीक है, मैं समझ गया। वो जो ट्रेन उसका अकस्मात एक्सीडेंट हो गया था, इसके लिए वो पूरी की पूरी ट्रेन उन आत्माओं के साथ इस मृत्युलोक में प्रवेश कर गई और गलती से वो अपने रूट पर थी, वहीं से इस मृत्युलोक में प्रवेश करने वाली थी और गलती से वो ट्रेन तुमने पकड़ ली और उस ट्रेन के साथ यहाँ आ गए, बस, बाकी कुछ नहीं। उसने कहा लेकिन मैं यहाँ से ज़िंदा निकल सकता हूँ क्या, हम यहाँ से निकल पाएंगे क्या। उसने कहा कि चिंता मत करो, अब बस मेरा यही मकसद है कि मैं तुम्हें वापस अपनी दुनिया में लेके जाऊँ। तुम चिंता मत करना, हम कुछ ना कुछ करेंगे, मैं तुम्हें कैसे भी करके अपनी दुनिया में पहुँचा कर रहूँगा। ये सुनकर दीप को थोड़ा सा दिलासा मिला। इतनी देर से उसके मन में जो घुटन सी महसूस हो रही थी, अब वो थोड़ी शांत हो गई। दोस्तों, आपको हमारे कहानी का ये भाग कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके आगे के भाग और भी रोमांचक होने वाले हैं। तब तक स्टे ट्यून। धन्यवाद।